हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड न्यूज़ चैनल। टॉप 5 कंट्रीज आरी एनर्जी के फील्ड में के सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। और आज का अभी का जो ये वीडियो है ये टॉप 5 विंड एनर्जी कंट्रीज़ कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करने के लिए है। और मैं आपको यहाँ पर फिर से अपडेट कर देता हूँ कि बेसिकली जिस डेटा के बेसिस पर मैंने टॉप 5 कंट्रीज विंड एनर्जी कंट्रीज़ की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये इरना इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है अबू धाबी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है। ये उसके रिपोर्ट के बेसिस पे उसने अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, रिन्यूएबल स्टैटिस्टिक्स 2021, जिसमें कि दिसंबर 20 तक पूरे 239 कंट्रीज हैं, उनका 2011 से लेकर के 2020 तक का डेटा पब्लिश किया है रिन्यूएबल एनर्जी का और टेक्नोलॉजी वाइज क्या है उसके फील्ड में। तो ये रिपोर्ट बेसिकली उसके बेसिस पे, और जो इरना की रिपोर्ट होती है बहुत ही ऑथेंटिक मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर जो भी मैं डेटा दे रहा हूँ तो ये जो डेटा है उस रिपोर्ट के बेसिस पे है। आइए हम चलते हैं फिर क्या पोजीशन है विंड के बारे में। तो विंड एनर्जी के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि विंड एनर्जी द पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल एनर्जी के 6 कंपोनेंट होते हैं, जो मेनली जो हम लोग बात करते हैं कि टोटल इस कंट्री की रिन्यूएबल एनर्जी की कितनी कैपेसिटी है, तो उसमें टोटल 6 कंपोनेंट को मिलाकर के आरी की बात करते हैं। तो वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो वो कंपोनेंट के जानने से पहले कि ये भी हम समझ लें कि रिन्यूएबल एनर्जी होता क्या है। तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को जानने से पहले ये हम बोले कि टोटल जो एनर्जी, ये भी पार्ट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी सोर्सेस है। तो टोटल एनर्जी सोर्सेस को जो हम लोग हैं 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या होता है, कोई भी हमारे पास जो भी हम आज के डेट में जो नेचुरल एनर्जी सोर्सेस है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, नेचुरल गैस, जिनको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, हम सबको पता है कि लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। और जिस तरीके से भी आज की डेट में हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद ये कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएगा। तो इनका जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है इस फॉसिल फ्यूल्स की, इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कंसीडर किया जाता है। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी वो है जो टाइम के साथ जो हम लोग जैसे यूज़ कर रहे हैं जिस सोर्सेज को, वो टाइम के साथ वो डिप्लीट ना हो, ख़त्म ना हो, इसलिए वो रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में आता है। अब इसमें कौन कौन से कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी के कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर कई लोगों का क्वेश्चन ये भी उठता है कि बायोमास क्यों आता है रिन्यूएबल एनर्जी के कैटेगरी में। तो अगर हम बायोमास एनर्जी, जिसको हम लोग प्लांट एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, अगर इसका जो प्रोडक्शन है और वो कंजम्पशन है, इसके बीच के इसके बीच के कंजम्पशन, इसके अगर हम लोग बीच के बैलेंस बना कर रखें, मतलब ये कि अगर हम लोग का कंजम्पशन कम है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए बायोमास एनर्जी, जिसको प्लांट एनर्जी भी जानते हैं, इसलिए बायोमास एनर्जी को भी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में कंसीडर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसमें कौन कौन से आते हैं। हाइड्रो पावर, इसमें हाइड्रो पावर का भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, रिन्यूएबल हाइड्रो पावर इंक्लूडिंग मिक्स प्लांट, और सेकंड है प्योर पम्प्ड स्टोरेज। सेकंड है मैरीन एनर्जी। थर्ड है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी को भी हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑनशोर विंड एनर्जी और ऑफशोर विंड एनर्जी। फोर्थ है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोलर फोटोवोल्टेइक, सोलर पीवी सिस्टम और कंसनट्रेटेड सोलर पावर। फिफ्थ है बायो एनर्जी। बायो एनर्जी को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड बायोफ्यूल्स, बगास, रिन्यूएबल म्यूनिसिपल वेस्ट, अदर सॉलिड बायोफ्यूल्स, लिक्विड बायोफ्यूल्स, बायोगैस। और 6 नंबर पे आता है जियो थर्मल एनर्जी। तो ये टोटल जो 6 कंपोनेंट है, ये 6 कंपोनेंट मिला करके रिन्यूएबल एनर्जी की बात बनाते हैं। और जो हम किसी भी अगर आरी कैपेसिटी की हम लोग बात करते हैं, तो 6 कंपोनेंट मिला करके ही आरी कैपेसिटी की बात किया जाता है। अब हम बातें हैं विंड एनर्जी पे, जो कि हमारा अभी का टॉपिक है कि विंड एनर्जी के फील्ड में टॉप 5 कंट्रीज़ कौन कौन है। तो जैसा कि मैंने इससे जस्ट पहले बताया था कि विंड एनर्जी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ऑनशोर विंड एनर्जी और ऑफशोर विंड एनर्जी। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है ऑनशोर और ऑफशोर में, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ब्रीफ में। जो ऑनशोर जो विंड एनर्जी की बात करते हैं, तो बेसिकली ये लैंड पर जो विंड मिल्स होते हैं, विंड फार्म्स होते हैं, ये लैंड पर लोकेटेड होते हैं। और सेम इसके अपोजिट जो ऑफशोर होता है, ये वाटर बॉडीज में लोकेटेड होते हैं।
मेनली सी साइड में, मेनली समुद्र में, सी में। और जो ऑनशोर है आज मतलब जो इंस्टॉलेशन है, सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन विंड में ऑनशोर के फील्ड में ही है। और ये पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, पुराना टेक्नोलॉजी है। जबकि ऑफशोर जो है अभी अब धीरे धीरे ये अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, स्पीड पकड़ रहा है। तो मैक्सिमम जितना भी इंस्टॉलेशन है विंड जो है ऑनशोर के फील्ड, ऑनशोर विंड एनर्जी ही है। और ऑनशोर के लिए एक्चुअली इसका कुछ प्लस पॉइंट भी है और कुछ निगेटिव पॉइंट भी है। ऑफशोर के भी कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ निगेटिव पॉइंट है। तो इसके जो प्लस पॉइंट है इसका ऑनशोर का, तो एक तो ये है कि पुरानी टेक्नोलॉजी है और बहुत पहले से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये इजीली एक्सेसिबल भी है, और इसको हम लोग ग्रिड से इजीली कनेक्ट भी कर सकते हैं। और जो कैपिटल कॉस्ट होती है ऑफशोर के करस्पॉन्डिंग इसकी कम होती है। सेम इसके अपोजिट जो ऑफशोर है, ऑफशोर जो है अभी ये जस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है, अभी जस्ट पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जो विंड होता है, जो इसका जो CF होता है ऑफशोर का 40% 45% तक होता है, क्योंकि वहाँ पर जो विंड पैटर्न होता है समुद्र के अंदर जो होता है ये थोड़ा सा कंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंसी की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो ऑफशोर में ज़्यादा जनरेट होती है, इसलिए CF ज़्यादा मिलता है। लेकिन सेम वैसे ही है उस अपोजिट, जो उसमें कैपिटल कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ऑनशोर विंड एनर्जी। और लोकल ग्रिड, जैसे उसमें बात किया है कि यहाँ पर जो विंड अगर हम लोग लगाते हैं लैंड बेसिस पे, तो ग्रिड से कनेक्ट करने में ईजी रहता है। सेम उसके अपोजिट ऑफशोर में थोड़ा सा कनेक्टिविटी का एक इशू रहता है, और एक स्पेशल टेक्नोलॉजी भी इसमें यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये समुद्र के अंदर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये तो रहा बेसिकली विंड एनर्जी के बारे में, ऑनशोर और ऑफशोर। और जब हम किसी बात करते हैं किसी कंट्री की विंड एनर्जी की कैपेसिटी कितनी है, तो ये दोनों टेक्नोलॉजी को मिला करके है। और मैक्सिमम जो अभी भी इंस्टॉलेशन है विंड के फील्ड में, तो ऑनशोर विंड एनर्जी के टर्म्स में ही है। अब हम बात करते हैं विंड एनर्जी के बारे में, टॉप 5 कंट्रीज़ कौन कौन है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि टोटल RE कैपेसिटी वर्ल्ड की कितनी है। तो टोटल RE कैपेसिटी वर्ल्ड की 2799 गीगावाट है, और 2799 गीगावाट में जो विंड की कैपेसिटी है आपकी 733.2 गीगावाट। ये टोटल विंड की वर्ल्ड वाइड कैपेसिटी आपकी 733.2 गीगावाट है। और हम बात करते हैं कंट्री की, तो नंबर 1 पोजीशन पे विंड के फील्ड में नंबर 1 पोजीशन पे चाइना है। चाइना में जो विंड की जो टोटल इंस्टॉलेशन है 281.99 गीगावाट, जो कि 282 गीगावाट के आसपास आती है। तो टोटल विंड का इंस्टॉलेशन, विंड कैपेसिटी जो है गीगावाट के टर्म्स में चाइना में 282 गीगावाट के आसपास है, जिसमें कि ऑनशोर कैपेसिटी 273 गीगावाट है और ऑफशोर 0.521 गीगावाट है। तो 521 मेगावाट, 500 मेगावाट के आसपास है ऑफशोर। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि चाइना अभी ऑफशोर में काफ़ी पीछे है, और बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ऑफशोर के फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि चाइना अगर रफ्तार पकड़े तो इनको भी पीछे कर दे, लेकिन फ़िलहाल अभी ऑफशोर में चाइना काफ़ी कम है। और अगर हम टोटल वर्ल्ड के पूरा वर्ल्ड के शेयर के टर्म्स में बात करते हैं, परसेंटेज के टर्म्स में बात करते हैं, तो पूरे वर्ल्ड का 38.5% जो विंड एनर्जी जो इंस्टॉल है वो चाइना में है। मतलब टोटल वर्ल्ड का शेयर 38.5% है चाइना के पास। नंबर 1 पोजीशन के साथ चाइना नंबर 1 पर बना हुआ है। और सेकंड नंबर पे है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसकी जो USA की जो टोटल विंड कैपेसिटी है, विंड इंस्टॉल कैपेसिटी है, वो 117.7 गीगावाट है, जो कि जिसमें कि ऑनशोर कैपेसिटी मोस्टली ऑनशोर कैपेसिटी है। यहाँ पर ऑफशोर USA में भी काफ़ी कम है, 29 मेगावाट के आसपास है। और अगर हम परसेंटेज शेयर की बात करते हैं, तो वर्ल्ड का जो 16.1% शेयर USA के पास है विंड इंस्टॉलेशन के टर्म्स में। नंबर 3 पर बना हुआ है जर्मनी। यहाँ पर नंबर 3 पोजीशन जर्मनी है, जिसका टोटल इंस्टॉलेशन जो है 62.184 गीगावाट है। अब इसमें यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जर्मनी में ऑफशोर की कैपेसिटी 7.7 गीगावाट है, जो कि चाइना और USA के करस्पॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा है, और चाइना में तो बहुत ही 0.5 गीगावाट के आसपास है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि यूरोपियन कंट्रीज ऑफशोर के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं ऑनशोर कैपेसिटी की जर्मनी की, तो 54.437 गीगावाट जो आपका विंड की है, और ऑफशोर जो है 7.747 गीगावाट है। दोनों कैपेसिटी मिला करके जर्मनी की टोटल कैपेसिटी 62.184 गीगावाट है। और पूरे वर्ल्ड का अगर शेयर की बात करते हैं तो 8.5% जर्मनी के पास है विंड इंस्टॉलेशन। नंबर 4 पोजीशन पे इंडिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंडिया इन टर्म्स ऑफ RE कैपेसिटी टॉप 5 में बना हुआ है। तो 38.56 गीगावाट कैपेसिटी के साथ साथ इंडिया नंबर 4 पर पोजीशन बना हुआ है।
और यहाँ पर ऑफशोर अभी इंडिया में जीरो है, कुछ भी नहीं है। और बीच में कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में बहुत सारे आए थे कि इंडिया का भी एक टारगेट कैपेसिटी है 2022-2023 तक का 5 गीगावाट लगाने का। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट तो नहीं हुआ है, और 2022 को आने में एक साल बचा है, तो इसका कुछ कहीं टेंडरिंग और कहीं कुछ स्टेप्स एक्टिविटी भी नहीं हुई है। तो होप कि ऑफशोर कैपेसिटी इंडिया के 2022 तक का जो 5 गीगावाट का टारगेट वो कंप्लीट हो जाए। बट इंडिया भी ऑफशोर में करने की कोशिश कर रहा है ये, और फिलहाल अभी ऑफशोर में इंडिया की कैपेसिटी नील है। और टोटल अगर हम शेयर की बात करते हैं तो परसेंटेज शेयर जो है इंडिया के पास 5.3% है टोटल वर्ल्ड के इंस्टॉलेशन का। नंबर 5 पोजीशन पर स्पेन है, जिसकी टोटल विंड कैपेसिटी आपकी 27.089 गीगावाट है, जिसमें कि टोटल ऑनशोर कैपेसिटी है। ऑफशोर कैपेसिटी यहाँ पर भी बिल्कुल निग्लेजिबल है। और परसेंटेज शेयर का जो टर्म्स में अगर बात करते हैं तो स्पेन के पास 3.7% है पूरे वर्ल्ड इंस्टॉलेशन का। तो ये तो हमारा ये टॉप 5 कंट्रीज़ रहे। अब हम इसको थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि शेयर किसके पास क्या क्या है। यहाँ पर सारी सबको एक टेबुलर फॉर्म में बनाया हुआ है, तो आप देख लीजिए। सेम पहले एनालिसिस की तरह जैसा कि मैंने सोलर वाले में बात की थी, सेम यहाँ पर भी चाइना के पास 38.5% है। और अगर हम जो रेस्ट जो 4 कंट्रीज़ हैं उनको अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो 33.5% ही आता है। तो मतलब चाइना जो जो रेस्ट 4 कंट्रीज़ हैं इनके इंस्टॉलेशन से भी चाइना के पास ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी है। और अगर टॉप 5 कंट्रीज़ को हम लोग टोटल ऐड कर लेते हैं तो इनकी जो टोटल कैपेसिटी जो इंस्टॉलेशन की है 527.52 गीगावाट है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 71.9% मतलब करीब करीब 72%। तो पूरे वर्ल्ड का 72% इन टॉप 5 कंट्रीज़ के पास इंस्टॉलेशन है, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट डेटा है समझने के लिए। और उसमें भी चाइना जो है 38.5% इंस्टॉलेशन है। तो चाइना रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। और तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कमेंट्स भी दीजिए और नए टॉपिक के लिए भी सजेशन दीजिए, फीडबैक दीजिए, सो दैट कि मैं आपके लिए नए नए टॉपिक पर भी एक वीडियो बना सकूं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।